तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। पहला है प्राथमिक मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड है द्वितीयक मेमोरी, जिसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, साथ ही ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ठीक, अब देखिए प्राइमरी है ना और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ये हो गया, और मेन मेमोरी और सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं। तो इसमें आता है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और थर्ड होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के मेमोरी इसमें आते हैं मेन मेमोरी के अंतर्गत। इसमें से अगर हम देखें है ना, तो हम देखते हैं मोबाइल में बात करते हैं कि हमारा मोबाइल 4 GB और 4 128 का है। ठीक है ना, या फिर 6 128 का होता है जनरली आजकल, 6 GB 128 GB। तो इसमें जो 6 GB होता है वो होता है रैम, और जो 128 GB है ये होता है रोम। ठीक है, 6 GB जो होता है वो रैम होता है, 128 GB होता है वो रोम होता है। तो रैम जो होता है एक अस्थाई मेमोरी होता है। क्या होता है ये? अस्थाई, वोलेटाइल। ठीक है ना, वोलेटाइल मतलब क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है ना, और रोम जो होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब कि स्थाई। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाते हैं वो रैम पर चलता है, और जैसे ही हम मोबाइल बंद कर देते हैं तो प्रोग्राम भी बंद हो जाता है। फिर से हमको उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करना पड़ता है। जैसे कि आप YouTube ओपन किए, YouTube ओपन करने के बाद फिर से मोबाइल को अगर बंद कर देते हैं तो YouTube बंद हो जाता है। ठीक है, फिर उसको आप जब चालू करते हैं तो फिर से आपको दोबारा उसे ओपन करना पड़ता है, या आप उसे स्विच ऑफ कर दें मोबाइल को तो फिर से जो मिनिमाइज हुआ प्रोग्राम है क्या वो वैसा का वैसा ही रहेगा? नहीं, उसको फिर से ओपन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो मिनिमाइज हुआ जो प्रोग्राम है वो किस में होता है? तो वो रैम में होता है। ठीक है ना, और रोम में क्या होते हैं? हमारे सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होते हैं, अपलोडेड होते हैं। ठीक है, रोम में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी प्रकार हम कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी क्या करता है? ये CPU और जो मेन मेमोरी रैम और रोम है इनके बीच में बफरिंग का कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि ये CPU को इन मेन मेमोरी से जो भी डाटा है, CPU को जो डाटा मेन मेमोरी से चाहिए वो क्या करता है? कैश वहाँ से लेके आता है और अपने पास रखा रहता है। और कैश मेमोरी किसके पास होता है? CPU के पास होता है। तो CPU जब उससे मांगेगा तो तुरंत उसको दे देता है। तो इससे प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो इससे प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। तो कैश मेमोरी यही कार्य करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी को। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? वे मेमोरी आते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस में जो सीक्वेंस वाइज डाटा को सर्च करके वहाँ से कलेक्ट करते हैं।
जैसे कि आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, हमारे पास टेप रिकॉर्डर होते थे। वो क्या करते थे, हम जब उसमें गाना प्ले करते थे तो वो सीक्वेंस वाइज प्ले होते थे। ऐसा नहीं है कि हमको फोर्थ गाना प्ले करना है तो डायरेक्ट फोर्थ गाना ही बज जाए। हमको क्या करना पड़ता था, पहले गाने से लेकर फोर्थ गाने तक जाना पड़ता था, तब जाके फोर्थ गाना बजता था, ठीक है ना। और कोई इस बीच में उसे हम लोग डेक कहते थे, है ना। अगर डेक को बंद कर दे, है ना, तो गुस्सा हो जाते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट गाने से, फिर नेक्स्ट करते करते फोर्थ गाने में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस होते थे। इसी कारण हमको फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जाना पड़ता था सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। और अभी क्या है, मोबाइल है ना, हमको फोर्थ गाना प्ले करना है, डायरेक्ट हम उस पर जाकर प्ले कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मेमोरी जो सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, क्रमानुसार काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस में हम देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस में क्या क्या हो जाते हैं। एक तो हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अगर देखें हम लोग, तो ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास, सीडी, डीवीडी, है ना, सीडी, डीवीडी, और क्या होता है, ब्लू रे, ठीक है। ब्लू रे डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये हो जाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और कौन सा आ जाता है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क के अलावा हार्ड डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आ जाता है और हार्ड डिस्क आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात करें हम तो यहाँ पर आ जाते हैं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, और क्या हो जाता है, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी वाला जो पार्ट था वो थोड़ा छुप गया था, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया है। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन से आते हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं अब प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी ये क्या होता है, यह सीधे सीपीयू से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। यह सीधे किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मदरबोर्ड हुआ, ठीक है। ये मदरबोर्ड है, इसमें बीच में सीपीयू होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। सीपीयू होता है, और बाई चांस यहाँ पर है हमारा मेन मेमोरी, रैम, रोम, है ना। तो ये एक बस के थ्रू, है ना, जिसको सिस्टम बस बोलते हैं, ये सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये गोल्डन कलर का होता है मदरबोर्ड, ये हुआ मदरबोर्ड, ठीक है ना।
और कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू में ही लगा होता है। इसके साथ रजिस्टर मेमोरी जो होता है वो भी सीपीयू में ही लगा होता है। तो अगर पूछा जाए कि एक सीधे किससे कनेक्टेड रहते हैं मेन मेमोरी, तो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। और किस में उपस्थित होते हैं, तो ये मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिए। तो मेन मेमोरी सीधे सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं और मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लोकेशन या सेल के बारे में। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक मेमोरी है, ठीक है ना। मेमोरी बहुत सारे हिस्सों में, भागों में बटा होता है, छोटे छोटे हिस्सों में, भागों में बटा होता है। इन्हीं हिस्सों और भागों को हम क्या बोल देते हैं, सेल या लोकेशन कहते हैं। सेल या लोकेशन कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं हिस्सों और भागों को हम सेल या लोकेशन कहते हैं। तो एक सेल जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसका बिट होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेमोरी भागों में, मेमोरी विभिन्न भागों में बटा होता है। मेमोरी विभिन्न भागों में बटा होता है, इससे ही सेल कहते हैं, ठीक है ना। जो मेमोरी है वो विभिन्न भागों में बटा होता है, इसे ही हम सेल कहते हैं। और इस सेल या फिर लोकेशन की यूनिट क्या है, तो यूनिट हम देखते हैं कि बिट में होता है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। बिट का क्या मतलब है, ये जो सेल है ये कितने बिट का है ये हमें पता करना है। ये अगर 8 बिट का है, ठीक है ना, तो इसमें 8 बाइनरी डिजिट तक स्टोरेज सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक सेल में 8 बिट तक का स्टोरेज हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है बिट का मतलब। तो इसका स्टोरेज जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, सेल का स्टोरेज उतना ही अच्छा रहेगा और मेमोरी का स्टोरेज भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, बिट, ठीक है ना। ये 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तक होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेन मेमोरी जो होता है वोलेटाइल होता है। अगर पर्सनली मेन मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो आप वोलेटाइल अस्थाई पर ही लगाइए, ठीक है ना। लेकिन अगर रैम और रोम की अलग अलग बात हो तो रैम जो होता है वो होता है अस्थाई और रोम जो होता है वो होता है स्थाई, ठीक है ना। रोम मैंने बताया जैसे कि हमारे मोबाइल में 464 का मोबाइल है तो 64 GB जो होगा वो हमारा रोम होता है जो कि स्थाई होता है, और 4 GB जो होता है वो रैम होता है जो कि अस्थाई होता है, ठीक है ना। तो अगर प्राथमिक मेमोरी की ही बात करें, मेन मेमोरी की ही बात करें, तो वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राथमिक मेमोरी की। तो क्या क्या होते हैं, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल। अब देखते हैं राइट क्या होता है। राइट को ही राइटिंग भी बोलते हैं। तो राइट क्या होता है, मेमोरी में किसी डाटा को स्टोर करना, ठीक है। मेमोरी में किसी डाटा को स्टोर करना या कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है ना, राइट कहलाता है। मेमोरी क्या हो गया अपना, ये हो गया मेमोरी या फिर लोकेशन में, ठीक है। उसके बाद रीड, किसी लोकेशन या मेमोरी से, लोकेशन की बात हम किसके कह रहे हैं, मेमोरी का ये जो पार्ट है इसको लोकेशन बोल दी है, तो ये तो मेमोरी के अंतर्गत ही आ गया ना। तो किसी लोकेशन या मेमोरी से डाटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है, रीड, ठीक है ना। तो राइट क्या कहलाता है, मेमोरी में डाटा को स्टोर करना, कॉपी करके पेस्ट कर देना,
और रीड क्या कहलाता है, उस मेमोरी से डाटा को प्राप्त करना, कलेक्ट करना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मेमोरी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सेमीकंडक्टर हो सकता है। यह है ना, इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर होता है। यह आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का बना होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर का बना होता है। यह क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग इसमें होता है। ठीक है ना। आईसी चिप का उपयोग इसमें होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता है। ठीक है। आईसी चिप किसका बना होता है, अगर हम देखें तो आईसी चिप किसका बना होता है, ये जर्मेनियम आर्सेनाइड का बना होता है। ठीक है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। इसका आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है ना। तो ये जो मेमोरी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं। ठीक है ना। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, आईसी चिप का उपयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं रैम के बारे में। अब देखते हैं हम रैम के बारे में। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। ठीक है। तो रैम होता क्या है, रैम हम देखते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, यूट्यूब चला दिए, एमएस एक्सेल चला दिए, बहुत सारे प्रोग्राम जब हम एक साथ चलाते हैं तो किस में रन होते हैं, वो होते हैं रैम में। ठीक है ना। तो रैम का काम क्या होता है, एप्लीकेशन को रन करना। ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन इसमें ही रन होते हैं। ठीक, रैम में। रैम एक प्रकार का क्या है, रैम एक क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है ना। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब लाइट चले जाती है, ठीक है ना, और फिर दोबारा अगर लाइट आती है तो इसका मेमोरी हट जाता है। ठीक है ना, जो ये स्टोर करके रखा रहता है मेमोरी, वो गायब हो जाता है। मतलब कि वोलेटाइल मतलब होता है अस्थाई, एक अस्थाई मेमोरी है। लाइट जाने पर डाटा सुरक्षित नहीं रहते। ठीक है। तो लाइट जाने पर डाटा क्या है, सुरक्षित नहीं रहते। ठीक है ना, लाइट जाने पर डाटा सुरक्षित नहीं रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रूम बोला जाता है। सीपीयू का नहीं, सॉरी, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग रूम। ठीक है ना, ऑपरेटिंग रूम कहा जाता है किसे, रैम को। सीपीयू को ऑपरेटिंग रूम किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकार रैम के। तो रैम के प्रकार क्या हो जाते हैं, पहला है स्टैटिक रैम, और दूसरा है डायनामिक रैम। ठीक है। तो स्टैटिक रैम जो होता है, ठीक है ना, इसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है।
ठीक है ना, इसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है। और डायनेमिक रैम क्या होता है, इसके डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, डाटा में परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक रैम बोलते हैं। ठीक है, तो रैम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, सीपीयू यहाँ से डाटा लेकर आता है अपने पास और फिर क्या करता है, एक्सेस करता है आगे का प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में क्या होता है, रोम क्या करता है, यह स्टोरेज करने का काम करता है। और ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये स्टोरेज करने का काम करता है रोम, और ये नॉन वोलेटाइल होता है। इसके प्रकार की बात करें अगर, है ना, नॉन वोलेटाइल मतलब कि लाइट जाने पर भी, है ना, लाइट अगर नहीं है तब भी क्या रहता है, डाटा सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, रोम के बारे में आपने समझ ही लिया। अब देखते हैं इसके प्रकार क्या है इसका। पहला है पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम। सेकंड क्या है, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। थर्ड क्या है, ई रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रोम, है ना। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रामेबल रोम जो होते हैं वो तो सिंपल रोम होते हैं, है ना, जिसमें प्रोग्राम डाला जाता है और उसको क्या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, रोम में जो सॉफ्टवेयर डल गए वो डल गए, उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो कंपनी द्वारा डला हुआ आता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे कि आपके इंटरनल मेमोरी 128 GB, उसमें से 32 GB ऑलरेडी फिल रहता है। वो क्या होता है, रोम का जो स्टोरेज, जो सॉफ्टवेयर डला रहता है वही रहता है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसे हम परिवर्तित बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम, है ना, यूवी रेज की मदद से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है ना, यूवी रेज की मदद से हम किसको इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को। ठीक है ना, लेकिन इसमें बड़ा कंजट है। हम पहले रोम को निकालते हैं बाहर, उसके बाद उसमें यूवी रेज डालते हैं और फिर उसके ज़रिए वो क्या होता है, इरेज हो पाता है। ठीक है ना, तो हम यूवी रेज की मदद से इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम जो होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग इरेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग इरेज कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि पेन ड्राइव,
है ना। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से हमको डाटा हटाना है, हम डायरेक्टली उससे हटा सकते हैं, ठीक है ना। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि यूवी रेज उसमें डालो, है ना, डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, इसलिए उसको ई रोम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो 3 प्रकार होते हैं, प्रोग्रामेबल रोम, और यूवी रेज से जिसको हटाते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से हटाते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम आता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं रोम चिप के बारे में। रोम चिप क्या होता है, बायोस, एक तो होता है बायोस और एक तो होता है सीमोस, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका है, अभी एक बार और बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और सीमोस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, थोड़ा राइटिंग उटपटांग बन गया यहाँ पर, समझ जाइए। पहले भी मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है ना। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस के दौरान बायोस क्या करता है, बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है ना, पोस्ट जिसे कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट के दौरान क्या होता है, बायोस हार्डवेयर को जांच करता है कि सिस्टम से कौन सा हार्डवेयर सही ढंग से लगा है कि नहीं लगा है। फिर इसके बाद इसमें होता है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर का क्या काम होता है, बूट स्ट्रैप लोडर सभी सॉफ्टवेयर की जांच करता है कि सभी सॉफ्टवेयर सही सलामत है कि नहीं है। बेसिकली बूट स्ट्रैप लोडर सिर्फ एक काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है, फिर आगे का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है उस समय तो सभी सॉफ्टवेयर और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम बंद पड़े हैं, तो उनको भी चालू करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है और मेन मेमोरी में फिर बाकी सभी सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है। इस प्रकार हमारा कंप्यूटर आगे वर्क कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया बायोस, ठीक है, बायोस की बात खत्म। अब सीमोस की बात कर लेते हैं। सीमोस क्या होता है, सीमोस हम देखते हैं कि हमारा लैपटॉप बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से, फिर भी हम देखते हैं कि उसमें डेट और टाइम अपडेट होते रहता है ना। लैपटॉप अगर बंद पड़ा है मतलब बैटरी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ तो है जो उसमें डेट और टाइम को अपडेट कर रहा है, क्योंकि डेट और टाइम तो अपडेट होते रहते हैं। तो वो काम करता है सीमोस। सीमोस के साथ एक छोटा सा सेल लगा होता है। तो सीमोस का क्या काम है, डेट और टाइम को अपडेट करते रहना, ठीक है ना। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, सीमोस। और बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ बातें, एक दो बातें, जैसे कि रैम के बारे में। हम रैम के बारे में देखते हैं। ये मान लीजिए मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड में कुछ पार्ट में जगह छूटा होता है, ठीक है ना। जगह छूटा होता है किसके लिए, एक्स्ट्रा रैम लगाने के लिए, एक्स्ट्रा रैम लगाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्लॉट को, जो एक्स्ट्रा स्लॉट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्स, सिम्स, ठीक है, सिम्स। तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है ना। और ये कितने बिट के होते हैं, ये 32 बिट के होते हैं, ठीक है, 32 बिट के होते हैं। और कभी कभी इसमें डिम्स भी पाए जाते हैं। ये कितने बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सिम्स और डिम्स जो होते हैं वो ऐसे स्लॉट होते हैं जो रैम को मदरबोर्ड में अटैच करने के लिए, रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगे होते हैं, ठीक है ना। सिम्स और डिम्स, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है ना। ये 32 बिट के होते हैं, ये 64 बिट के होते हैं। एक और बात,
स्टैटिक रैम जो होता है वो ऐसा रोम है जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी, इस लाइन को लिख लीजिए, जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी स्टैटिक रैम में डाटा सुरक्षित ही रहते हैं, डाटा सुरक्षित रहते हैं, उसमें से मिटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिक रैम के बारे में ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि डाटा इसमें कंप्यूटर बंद होने के बावजूद सुरक्षित रहते हैं, वहाँ से हटते नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्लैश मेमोरी क्या होता है। फ्लैश मेमोरी ये क्या होता है, फ्लैश मेमोरी ये, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हमको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एक मिनट। एग्जाम्पल है इसका पेन ड्राइव, ठीक है ना, जो डिजिटल कैमरा में यूज होता है, डिजिटल कैमरा में इसका यूज होता है, ठीक है ना। प्रिंटर में इसका यूज होता है। मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, फ्लैश मेमोरी है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनका है ना, इनका लक्षण क्या है, ये रीराइटेबल होते हैं। रीराइटेबल होते हैं मतलब कि इन्हें दोबारा से, है ना, डिलीट करके फिर से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। डिलीट भी किया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लैश मेमोरी, इसके बारे में आपने जान लिया। अब देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होते हैं, अब देखिए। कैश मेमोरी ये स्टैटिक रैम की तरह कार्य करते हैं, का एक प्रकार है। स्टैटिक रैम का एक प्रकार होता है कैश मेमोरी। ये रैम या फिर हम कहें डायनामिक रैम और सीपीयू के बीच, ये रैम और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये रैम और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करते हैं। क्या होता है, रैम के पास कुछ मेमोरीज होती हैं, ठीक है ना। रैम से ही सीपीयू उस डाटा को कलेक्ट करके फिर आगे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैश मेमोरी बोलता है रैम को, नहीं तुम्हें और फास्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। रैम बोलता है मैं काम करता हूं 180 नैनो सेकेंड में। तो कैश मेमोरी क्या बोलता है, रैम बोलता है ये, तो कैश मेमोरी क्या बोलता है कि तुम्हें 45 नैनो सेकेंड में काम करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता है कैश मेमोरी, रैम से भी उस डाटा को अपने पास रख देता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है, जबकि रैम सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है लेकिन सीपीयू में ही नहीं होता। कैश मेमोरी जो है सीपीयू में ही होता है और ये बस के थ्रू रैम उससे जुड़ा होता है सीपीयू से, ठीक है ना। रैम जो है सीपीयू से बस के थ्रू जुड़ा होता है। तो कैश मेमोरी क्या करता है, रैम से जो डाटा रहता है अपने पास रख देता है। अब सीपीयू को तुरंत प्रोसेस करने में आसानी होगी, वो बहुत ही क्विक प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो स्पीड है 180 नैनो सेकेंड से घटकर 45 नैनो सेकेंड हो जाता है। मतलब कि टाइम बहुत कम लग रहा है, प्रोसेसिंग का टाइम बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू से जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि कुछ जो स्टोरेज रहता है, कुछ डाटा का स्टोरेज जो रहता है अपने पास रखता है ताकि सीपीयू डायरेक्ट ही उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो ये हो गया, ये किसकी तरह कार्य करता है, इसलिए रैम और सीपीयू के बीच में बफर की तरह कार्य करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अर्थात अगर हम देखें तो कैश मेमोरी रैम की स्पीड को बढ़ा देता है,
है ना। इसका मतलब यही है कि कैश मेमोरी जो होता है रैम की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर सीपीयू में से जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है और सीपीयू की गति को, है ना, सीपीयू की गति को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है, ठीक है ना। सीपीयू की गति को तीव्र कर देता है। तो रजिस्टर मेन क्या काम करता है? जैसा कैश मेमोरी काम करता है वैसे ही रजिस्टर भी काम करता है, लेकिन रजिस्टर क्या होता है? थोड़ा छोटा मेमोरी होता है। कैश मेमोरी से भी छोटी मेमोरी होती है ये रजिस्टर, और कैश मेमोरी से भी तीव्र मेमोरी होती है, ठीक है ना। अब ये काम क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को लेके आता है, फैच करता है मतलब लाना, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन को लेके आता है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डिकोड करता है, ठीक है। डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है? फिर उसको यूज़ में लाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है, फिर यूज़ करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक। तो ये छोटा सा मेमोरी होता है जो सीपीयू के साथ अटैच होता है, और ये क्या करता है? ये एड्रेस को सबसे पहले ट्रेस करता है, ठीक है। सबसे पहले मेन मेमोरी के एड्रेस को अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो कोई भी डाटा, ठीक है ना, ये इसका प्रकार है, ठीक है ना। इसके प्रकार क्या है? इसके प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं, रजिस्टर के प्रकार के बारे में। तो ये MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक प्रकार ही हो गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सेकंड है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR, ठीक है ना। थर्ड है प्रोग्राम काउंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। फोर्थ है एक्यूमुलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले MAR, ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है? पहला काम क्या करता है? ये डाटा को जहां से कलेक्ट करना है और जहां भेजना है, डाटा को जहां से कलेक्ट करना है और जहां भेजना है, उसका क्या करता है? उसका एड्रेस रखता है ना। उसका एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है ना। और सीपीयू इससे क्या होता है? सीपीयू को पहले से पता रहता है कि यहाँ से एड्रेस डाटा उठाना है इस एड्रेस से, और इस एड्रेस में फिर भेजना है करके, तो काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये रजिस्टर उस डाटा का एड्रेस, है ना, पता करके रखता है जिसको हमको किसी मेमोरी से उठाना है और दूसरे जगह उसको सेंड करना है, ठीक है ना। तो ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तो अपने पास एड्रेस को पता करके स्टोर करके रख लिया, ठीक है ना। अब वो स्टोर कहाँ होगा? तो वो होगा मेमोरी बफर रजिस्टर में, ठीक है ना। अपने पास ये एड्रेस को रख लिया है, ठीक है ना, लेकिन इसका स्टोरेज कहाँ होगा? मेमोरी बफर रजिस्टर में होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? एड्रेस को मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। ये एड्रेस का पता रखता है, ठीक है ना। एड्रेस का पता अपने पास रखता है, और ये क्या करता है? उस एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है। तो ये देखिए, जैसे कि MAR हो गया, है ना, MAR और CPU के बीच में, है ना, मेमोरी बफर रजिस्टर जो है एक बफर की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये एड्रेस का पता कर रहा है, ये एड्रेस को, उस एड्रेस को अपने पास रख रहा है,
फिर यहाँ से स्टोर हुआ एड्रेस जो है CPU के पास जा रहा है। तो ये एक तरीके से क्या कार्य कर रहा है, बफर की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। CPU और MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बीच में बफर की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का ट्रैक अपने पास रखता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है ना, जो प्रोग्राम या फिर जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ट्रैक अपने पास रखता है, उसका लोकेशन अपने पास लगता है, ठीक है। तो पहले जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका लोकेशन किसके पास रहेगा, प्रोग्राम काउंटर के पास रहेगा। उसका ट्रैक किसके पास रहेगा, प्रोग्राम काउंटर के पास रहेगा। उसके बाद ही वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का अंतिम परिणाम अपने पास रखता है, ठीक है ना। अंतिम परिणाम जो है अपने पास रखता है ALU का, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट से ही कंप्यूटर के बहुत सारे काम, मैक्सिमम काम इसी से हो जाते हैं। तो इसका अंतिम परिणाम कौन रखता है, एक्यूमुलेटर रखता है। ये भी एक रजिस्टर का प्रकार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये क्या करता है, ये भी एग्जीक्यूट होने वाले है ना प्रोग्राम को या फिर इंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना, क्रम से एक टाइम में एक ही एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि जो एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन है उसको क्रम से जमा देता है और एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर के रखता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम के क्रम को बनाकर रखता है और एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। इसको अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गई, हम रजिस्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। रजिस्टर को देख लिए, ठीक है ना। ये CPU से जुड़ा होता है ना। CPU की गति को तीव्र कर देता है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन को लाना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करने का काम होता है ना। MAR के बारे में हमने देखा, MBR के बारे में हमने देखा। प्रोग्राम काउंटर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने देखा, हमने क्या देखा कि ये एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का ट्रैक अपने पास रखता है। जो एग्जीक्यूट होने वाला है जो इंस्ट्रक्शन, उसका ट्रैक अपने पास रखता है। उसके बाद हम लोग देखा कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये ALU के अंतिम परिणाम को अपने पास रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है और एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।